सो लेट्स कंटिन्यू। तो देयरफॉर थायराइड आई डिजीज में सबसे पहला जो साइन या सिम्टम होगा वो है लिड की रिट्रैक्शन, जो कि मोस्ट कॉमनली अपर आईलिड में होगी। अब इसका रीजन क्या है अपर आईलिड रिट्रैक्शन का कि देयर इज एक्सेसिव सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन लेवल्स। सो एक्सेसिव कैटेकोलामीन लेवल्स जो कि हाइपरथायरॉइडिज्म में होते हैं, तो ड्यू टू दीज एक्सेसिव कैटेकोलामीन लेवल्स देयर इज हाइपर एक्साइटेबिलिटी या हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल। सो एलपीएस और सुपीरियर रेक्टस ये दोनों मसल्स की ओवर एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव कैटेकोलामीन्स की वजह से हमारे पास अपर आईलिड की रिट्रैक्शन होगी। अब जब अपर आईलिड की रिट्रैक्शन होगी तो अगर आप पेशेंट को नीचे देखने को बोलोगे डाउन गेज में, तो जो अपर लिड है वो थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लिड लैग। और अगर आप पेशेंट को आंख बंद करने को बोलोगे तो पूरी तरह से आंख बंद नहीं होगी। सो इनएबिलिटी टू कंप्लीटली क्लोज द आई, जिसको हम बोलते हैं लैग ऑफ्थेल्मोस। सो देयरफॉर लिड लैग, लैग ऑफ्थेल्मोस और अपर लिड रिट्रैक्शन, लोअर लिड रिट्रैक्शन, ये सारे फीचर्स जो है आईलिड रिलेटेड हमें इनिशियल स्टेजेस में नजर आएंगे। अब सेकंड चेंज जो है वो क्या होगी कि क्योंकि मोस्ट ऑफ योर ऑर्बिटल फैट, जो आपका ऑर्बिटल फैट है वो ग्लोब के पीछे होता है, और जब भी इडिमा की वजह से फैट की एक्सपेंशन होगी तो वो एक्सपेंडेड फैट आपकी आंख को, ग्लोब को एक्सियल डायरेक्शन में डायरेक्टली आगे को पुश करेगा। सो देयरफॉर दोनों जो आपकी आईज हैं वो आगे को पुश हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोप्टोसिस। तो सेकंड फीचर इज प्रोप्टोसिस या एक्स ऑफ्थेल्मोस, जिसको आप क्लिनिकली मेजर करते हो एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोलते हैं हर्टल्स एक्स ऑफ्थेल्मोमीटर। तो प्रोप्टोसिस जो है वो सेकंड चेंज है थायराइड आई डिजीज की। इसके अलावा जैसे जैसे अगर डिजीज ज़्यादा सीवियर होगा तो नेचुरली क्या होगा, तीसरा फीचर जो है वो आप बोल सकते हो कि एक्टिव स्टेज है, जिसमें पेरी ऑर्बिटल एरिथीमा है या एडिमा है। जब भी पूरी आई के सराउंडिंग टिश्यूज में कंजेशन होगी तो एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर बढ़ने की वजह से, एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट। सो पूरी जो आपकी आंख है वो कंजेस्टेड नजर आएगी। सो ये आपका थर्ड स्टेज है। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में एडिमा होगा, जब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में फ्लूइड आएगा तो वो मसल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पेयर करेगा, जिससे मोटिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिससे कि मोटिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की अगर हम बात करें तो एडिमा की वजह से मोटिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड दीज मोटिलिटी प्रॉब्लम्स कैन रिजल्ट इन डिप्लोपिया। दीज मोटिलिटी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दी बल्कीनेस या एडिमा इन द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कैन रिजल्ट इन डिप्लोपिया। मोस्ट कॉमन मसल जो थायराइड आई डिजीज में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्व होता है वो है इंफीरियर रेक्टस, राइट। इंफीरियर रेक्टस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, फॉलोड बाय मीडियल रेक्टस। लेटरल रेक्टस जो है वो सबसे लास्ट में इन्वॉल्व होता है इन द इन्फ्लेमेटरी एंड इडिमेटस प्रोसेस। इसके अलावा क्या होगा कि जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी तो इतनी कंजेशन हो जाएगी कि जो आपकी ऑर्बिटल एपेक्स है, तो ऑर्बिटल एपेक्स पे जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी और कंजेस्टिव पैथोलॉजी आपकी ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर सकती है। सो दिस विल रिजल्ट इन कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो अगर कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी की स्टेज तक पेशेंट पहुंच जाता है, सो नेचुरली दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस या विजन थ्रेटनिंग कंडीशन। तो अगर ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होने लग गई तो नेचुरली पेशेंट की विजन के ऊपर भी असर पड़ेगा। सो ये सारी स्टेजेस हैं, ये सारी चेंजेस हैं जो हम आई में देखते हैं इन अ सेटिंग ऑफ थायराइड आई डिजीज, राइट। सो देयरफॉर अब इसकी मैनेजमेंट क्या है। सो मैनेजमेंट में दो तीन चीज़ें हमने याद रखनी है कि जब भी आपके पास पेशेंट आया, लेट्स से इनिशियल स्टेज पे आया, तो जब आपने नोटिस किया कि पेशेंट को अपर आईलिड रिट्रैक्शन है, लेट्स से प्रोप्टोसिस है, या अगर वो ज़्यादा एक्टिव स्टेज में है तो उसको पूरी आई में कंजेशन है, अभी लेट्स से उसकी विजन बिल्कुल नॉर्मल है, तो इमीडिएटली आप उसकी हिस्ट्री लेके उसका थायराइड प्रोफाइल चेक करवाएंगे, राइट। सो यू विल बी गोइंग फॉर थायराइड प्रोफाइल।
एक ज़रूरी बात है कि थायराइड जो पेशेंट्स हैं दे शुड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग उन्होंने नहीं करनी, एक्टिव भी और पैसिव भी, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो देयरफॉर एक ट्रेस मिनरल एलिमेंट है कॉल्ड सेलेनियम। सो सेलेनियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी इन थायराइड आई डिजीज। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम पेशेंट को यूथायरॉइड स्टेटस में लेके आएंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? मेडिसिनल ट्रीटमेंट आइदर बाय एंटी थायराइड ड्रग्स, प्रोपाइल थायोयूरासिल, कार्बिमाजोल एक्सेट्रा। अगर नहीं बात बनती तो यू में नीड रेडियो एक्टिव थायराइड एब्लेशन। अगर फिर भी हाइपरथायरॉइडिज्म कंट्रोल नहीं होती तो यू विल बी रिक्वायरिंग अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइडेक्टमी। तो मान लीजिए कि आपने पेशेंट का यूथायरॉइड स्टेटस मेंटेन कर लिया पर अभी भी उसको प्रॉब्लम है। सो देयरफॉर अगर पेशेंट आपके पास अपर आईलिड रिट्रैक्शन की कंडीशन में आता है, सो इफ द पेशेंट कम्स टू यू इन द स्टेट ऑफ अपर आईलिड रिट्रैक्शन, तो आपने उसको डायग्नोस कर लिया कि दिस इज अ केस ऑफ ग्रेव डिजीज, तो पहले आप उसको मेडिसिनली मैनेज करके, मेडिकली मैनेज करके यूथायरॉइड लेके आओगे। तो कुछ हद तक तो अपर आईलिड रिट्रैक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी है। जब पेशेंट का थायराइड लेवल नॉर्मल हो गया तो लिड जो है काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। अगर नहीं आई तो आपके पास एक ऑप्शन है बोटॉक्स इंजेक्शन। बोटॉक्स जो है वो आपके एलपीएस और मूलर मसल को वीक करके लिड को नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा। या यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ इंजेक्टिंग हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स, ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, राइट, टू मैनेज अपर आईलिड रिट्रैक्शन। अगर प्रोप्टोसिस की स्टेज पे पेशेंट आया है तो अगेन उस पर आप डिपेंड करता है कि यूथायरॉइड स्टेटस के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो प्रोप्टोसिस के लिए आप पूरी जो ऑर्बिट है उसकी ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हो, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हो। अब अगर आपका पेशेंट एक्यूट स्टेज में आया है, एक्टिव स्टेज में आया है, जिसमें आपके पास यू आर हैविंग कंजेस्टेड ऑर्बिट, राइट, कि आपकी जो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, तो इसमें इस स्टेज पे हमारा जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप ज़्यादा फास्ट रिकवरी चाहते हो तो आप आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन लगा सकते हो, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं आईवीएमपी। और इसकी जो मैक्सिमम सेफ डोज है वो है 8 ग्राम्स। सो 8 ग्राम्स इज द मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ आईवीएमपी। या अगर डिजीज एक्टिविटी कम है तो आप ओरल स्टीरॉइड्स भी दे सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस के पेशेंट का डायबिटिक प्रोफाइल कैसा है, बिकॉज जो स्टीरॉइड्स हैं वो हिपैटोटॉक्सिसिटी भी करते हैं, कुशिंग सिंड्रोम भी करते हैं, डायबिटिक प्रोफाइल को भी वर्सन करते हैं। अनदर ऑप्शन इज कि यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर ऑर्बिटल रेडिएशन। आप ऑर्बिट पे रेडिएशन या रेडियोथेरेपी भी कर सकते हो। इसका मैकेनिज्म भी क्या है कि रेडियोथेरेपी से जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं they get temporarily sterilized, so it results in temporary sterilization of lymphocytes, plus it also helps in the maturation of the orbital fibroblast. So इससे आपका जो एंटीजेनिक लोड है वो कम हो जाता है। so ऑर्बिटल रेडियोथेरेपी की भी हमारे पास ऑप्शन है। और इसके अलावा एक दो ड्रग्स हम और यूज कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज बायोलॉजिकल एजेंट रिटुक्सीमैब, राइट, रिटुक्सीमैब, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर फाइनली जो हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन है दैट इज द ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी। सो ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी में हम ऑर्बिट की लैटरल वॉल, मीडियल वॉल और ऑर्बिटल फैट, ये सभी को रिमूव कर सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू रिमूव द बल्कि ओवरलोड। आपने पूरे बोनी ऑर्बिट को हल्का कर दिया, डीकम्प्रेस कर दिया। बट डीकम्प्रेशन सर्जरी हमें तभी ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारे बाकी जो मेथड्स हैं वो काम नहीं कर रहे। और आई थिंक दैट्स इट। एक दो बातें अब और याद कर सकते हैं कि सीटी स्कैन जो है दैट इज़ द इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटी ऑफ चॉइस। सीटी स्कैन या सीटी इज़ द मोडेलिटी ऑफ चॉइस in a patient of thyroid eye disease to find out the level of activity of the disease. ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू का जो डैमेज है अगर उसको हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो इस कर्व को बोलते हैं रंडल्स कर्व, रंडल्स कर्व, विच इज गोइंग टू
assess the severity of the orbital connective tissue involvement with time। और सीटी स्कैन में लॉन्ग स्टैंडिंग जो केसेस हैं थायराइड आई डिजीज के, उनमें हमारे पास एक स्पेशल साइन नज़र आता है ड्यू टू ऑर्बिटल बोनी लॉस, और उसको बोलते हैं कोका कोला साइन। सो समटाइम्स यू माइट बी आस्क्ड कि कोका कोला जो साइन है सीटी स्कैन पे, वो आपको लॉन्ग स्टैंडिंग थायराइड आई डिजीज के पेशेंट्स में नज़र आ सकता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ थायराइड आई डिजीज, कि क्यों थायराइड पेशेंट्स में, स्पेशली ग्रेव डिजीज के पेशेंट में हमारे पास आई चेंजेस आती हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द क्लिनिकल फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स को हम जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो थायराइड आई डिजीज़ जो कि जनरली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, सो शी इज़ अ यंग टू मिडल एज फीमेल्स। इस पे आप देख सकते हो कि दोनों जो अपर आईलिड्स हैं वो पीछे को चले गई। सो देयर इज़ रिट्रैक्शन ऑफ द अपर आईलिड, और साथ में लैक्राइमल ग्लैंड भी कई बार बल्की हो जाता है, उसको बोलते हैं कि देयर इज़ अपर आईलिड रिट्रैक्शन विद लैटरल फ्लेयर। सो सुपीरियर स्क्लीरा हमें नज़र आ रहा है, सुपीरियर स्क्लीरल शो। लोअर आईलिड्स की अभी रिट्रैक्शन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। सो देयर इज़ प्रोप्टोसिस विद अपर आईलिड रिट्रैक्शन, राइट। अगर आप ये वाला फोटोग्राफ देखो तो ये ज़्यादा सीरियस पैथोलॉजी है, बिकॉज इसमें क्या है कि पूरी की पूरी आई एनगॉल्ड है, पूरी की पूरी आई कंजेस्टेड है। सो देयरफॉर इसमें आपका एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ है, पूरी आई कंजेस्टेड है, और ऐसी सिचुएशन में कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होने का भी हमें रिस्क रहता है। नाउ सिमिलरली दिस इज़ अ पिक्चर विच शोज अगेन अपर लिड रिट्रैक्शन विद लोअर लिड रिट्रैक्शन एंड प्रोप्टोसिस। तो कॉर्निया भी एक्सपोज ज़्यादा होगा, गिविंग यू द फीचर्स ऑफ ड्राई आई, राइट। और ये वाली पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इसमें भी ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें आई पूरी कंजेस्टेड है, और मीडियल रेक्टस मसल जो है वो इन्वॉल्व है। तो मीडियल रेक्टस मसल की एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट से ईजोट्रोपिया या राइट आई जो है वो अंदर की तरफ डिवेटेड है। तो ऊपर वाली पिक्चर आप देख सकते हो, नीचे वाली पिक्चर इज़ पोस्ट ट्रीटमेंट। सो देयरफॉर एनी डाउट, एनी फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम। ऑप्थेल्मोलॉजी एट होम, so please subscribe my YouTube channel Ophthalmology at Home. Thank you for your patience listening.